नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ई जेनिथ की हमारी लाइव और ऑफलाइन दोनों क्लासों के अंदर। और हम पढ़ रहे थे बेटा फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स, पूरा हम सिलेबस करने के लिए चल पड़े थे। और हमने इससे पिछले क्लास तक कर लिया था। क्या कर लिया था भाई? हम पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और उसमें भी हमने ग्रुप तक पढ़ लिया था कि कौन सा ग्रुप होता है कौन सा ग्रुप नहीं होता। उसके कुछ एक हमने एग्जाम्पल भी कर लिए थे कि गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है ना, योग संक्रिया के लिए यानी कि प्लस के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई के लिए ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, माइनस के लिए भी हमने चेक किया था। तो कुछ एक और उदाहरण लेंगे आज हम, और उदाहरण लेने के साथ साथ कुछ एक चीजें और भी लिखेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चल रही थी, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर हमने ग्रुप तक पढ़ लिया था पिछले क्लास के अंदर। अब जो हमारे पास में ग्रुप के अंदर है, देखिए ग्रुप हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ग्रुप हमने पढ़ लिया था तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप वो होता है हमारे पास में एक तो क्या होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए। सीधी सी बात है, एक हमारे पास में समुच्चय होना चाहिए, समुच्चय जी मान लीजिए कोई, और एक हमारे पास में द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। ये दोनों मिलकर के ग्रुपोइड बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर के ग्रुपोइड बनाते हैं और ग्रुपोइड बन गया। अगर ये मेरा ग्रुपोइड बना दिया। ग्रुपोइड में अगर मेरा सहचारी है यानी कि एसोसिएटिव है, ठीक है, सहचारी है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? सेमी ग्रुप बन जाएगा। सेमी ग्रुप के बाद में अगर इसके अंदर तत्समक अवयव विद्यमान है, अगर इसमें तत्समक सेमी ग्रुप की बात करें, अगर इसके अंदर मेरे पास तत्समक अवयव विद्यमान है, तत्समक अवयव, ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? अगर मेरा इसके अंदर तत्समक अवयव विद्यमान है तो ये मेरा बन जाएगा, ठीक है, मोनोइड बन जाएगा। और अगर इसके अंदर मोनोइड होने के बाद में अगर इसमें हमारे पास में एक छोटी सी चीज हमने और पढ़ी थी, मोनोइड हो गया था। मोनोइड के बाद में अगर इसमें प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है, ठीक है, कौन सा अवयव? प्रतिलोम अवयव अगर इसमें विद्यमान है, अगर इसमें प्रतिलोम अवयव विद्यमान है तो ये मेरा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये ग्रुप मेरा क्रम विनिमय है, अगर ये मेरा ग्रुप क्रम विनिमय है यानी कि आप कह सकते हैं कम्यूटेटिव है, अगर ये मेरा ग्रुप क्रम विनिमय है यानी कि आप कह सकते हैं ए का बी के साथ जो रिलेशन है वो बी का ए के साथ में रिलेशन है, तो उसे हम कहेंगे क्रम विनिमय ग्रुप। यहां तक हमने पढ़ लिया था, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रम विनिमय। तो इसे हम बोलेंगे क्रम विनिमय ग्रुप, इसे हम बोलेंगे क्रम विनिमय, ठीक है। और क्रम विनिमय ग्रुप कोई हमारा नाम होता है अबेलियन ग्रुप, ठीक है। क्या नाम होता है? अबेलियन ग्रुप। क्रम विनिमय कोई अगर कोई ग्रुप है वो क्रम विनिमय हो जाता है तो उसे हम ओबेलियन ग्रुप कह सकते हैं या ओबेली ग्रुप कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसके एग्जाम्पल भी लिए थे। योग संक्रिया के लिए भी हमने पढ़ लिया था, गुणा संक्रिया के लिए भी पढ़ लिया था, माइनस के लिए भी पढ़ लिया था। अब आप लोग अगली हेडिंग डालिए, ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो अब अगली हेडिंग आती है हमारी ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप की कोटि। तो इसे लिखने का एक तरीका ये भी होता है ओजी, ठीक है ना। तो ग्रुप की कोटि यानी कि ओजी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि किसी ग्रुप के अंदर जो अवयवों की संख्या है, जो एलिमेंट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसे ही अपन कहते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। किसी ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयवों की संख्या, ग्रुप में अवयवों की संख्या, ग्रुप में अवयवों की संख्या, ग्रुप में अवयवों की संख्या को क्या कहा जाता है? ग्रुप में अवयवों की संख्या को ग्रुप की कोटि कहते हैं। ये लिख लीजिए, अवयवों की संख्या को ग्रुप की कोटि कहा जाता है। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या को ग्रुप की कोटि कहा जाता है, ग्रुप की कोटि कहा जाता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात हो गई। अगर किसी ग्रुप में के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो उसकी ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया 4, ठीक है। इसे लिखने का तरीका होता है ओजी। ओजी का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। कोई भी हमारे पास में ग्रुप है तो ग्रुप हमने पढ़ लिया कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप का मतलब आप समझ गए, इतने जो हमने पिछले पढ़े थे इतनी सारी चीजें होगी, 4 या 5 चीजें, कि भाई उसमें तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, उसमें है ना प्रतिलोम भी होना चाहिए, उसके अंदर साहचर्यता भी होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। इतनी चीजें अगर हमारे पास में है तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है,
वो ग्रुप बनेगा। ग्रुप अगर हमारा क्रम विनिमय है तो उसे ओबेलियन ग्रुप कह देंगे, अगर वो क्रम विनिमय नहीं है तो उसे अनओबेलियन ग्रुप कह देंगे। ठीक है। तो फिर आता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप के अवयवों की संख्या को ग्रुप की कोटि कहा जाता है, इसे ओजी भी लिखते हैं। ठीक है ना। और अब है ना, ग्रुप के अंदर जो आप कह सकते हैं कि ये परिमित और अपरिमित दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है। यदि हमारे पहले ले लेते हैं, अब ये दो तरह के हो गए। जैसे सेट होता है, एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। सेम कैटेगरी के अंदर यहाँ पे चला गया परिमित ग्रुप और अपरिमित ग्रुप। तो यहाँ पे हो जाएगा परिमित, एक हो जाएगा यहाँ पे परिमित ग्रुप, ये हो जाएगा यहाँ पे परिमित ग्रुप। परिमित ग्रुप के अंदर अगर अवयवों की संख्या परिमित है, यदि ग्रुप में अवयवों की संख्या, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप आर फाइनाइट, if the number of elements in a group are finite, then it is known as finite group। यदि अवयवों की संख्या, या कह सकते हैं यदि अवयवों की संख्या, यदि अवयवों की संख्या ग्रुप में सीमित है, संख्या ग्रुप में सीमित है, ग्रुप में सीमित है, यदि अवयवों की संख्या ग्रुप में सीमित है, यदि अवयवों की संख्या ग्रुप में सीमित है, सीमित को आप ऐसे भी लिख सकते हैं परिमित है, इसे आप परिमित भी लिख सकते हैं। यदि ग्रुप में अवयवों की संख्या परिमित है तो उसे परिमित ग्रुप कहते हैं, तो उसे परिमित ग्रुप कहते हैं, तो उसे परिमित, तो उसे क्या कहते हैं, परिमित ग्रुप कहते हैं, परिमित ग्रुप कहते हैं। ठीक है। तो बेटा अभी अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चल रहा था और ये लगभग हमारा 4-5 दिन और चलेगा। 4-5 दिन में पूरा हमारा एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको पूरी किताब के बजाय मैं पूरी किताब का ही एक तरह से निचोड़ यहाँ पे लिखाता चल रहा हूँ। तो अब मेरे साथ साथ अगर लिखते जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी। इसीलिए एकदम धीरे धीरे समझदारी से आपको ये चीजें करनी है। तो यदि अवयवों की संख्या ग्रुप में परिमित है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमित ग्रुप कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। और लेते हैं इसके उदाहरण, जैसे और देखते हैं। ठीक, अब इसके अंदर परिमित ग्रुप के कुछ एक उदाहरण ले लेते हैं। परिमित ग्रुप के उदाहरण, परिमित ग्रुप के उदाहरण, परिमित ग्रुप के उदाहरण। तो बेटा परिमित ग्रुप के कौन कौन से उदाहरण बनते हैं, ध्यान से देखिए। परिमित ग्रुप के उदाहरण, तो पहले सबसे छोटे ग्रुप लेते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटा ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप का या किसी भी ग्रुप का उसका जो तत्समक अवयव होता है उसको लेकर के, यानी कि कोई भी सेट है उसके तत्समक अवयव को, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर के और उसमें कोई संक्रिया करवा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सबसे छोटा ग्रुप। जैसे कि सबसे छोटे ग्रुप के उदाहरण ले लेते हैं। तो कोई भी ले लो, जैसे एक तो ले लेते हैं ई। ठीक है, और इसके अंदर संक्रिया ले लो एक। संक्रिया कौन सी लें, अगर मैं, यानी कि ये जो ई है ये आपका तत्समक अवयव है और इसके अंदर तत्समक अवयव ई, यानी कि उसके आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर के जो ग्रुप बनाया जाता है उसे हम कहते हैं सबसे छोटा ग्रुप। अगर ये परीक्षा में आ भी जाए, एग्जामिनेशन में आ भी जाए कि सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, तो ई हो गया। और इसके अंदर संक्रिया, ये दो चीजें होगी। तत्समक अवयव के लिए अगर हम संक्रिया करवाते हैं तो वो हमारा सबसे छोटा ग्रुप होता है। एक उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे योग संक्रिया है। योग संक्रिया के लिए जो आपका तत्समक अवयव है वो 0 आता है और यहाँ पे संक्रिया कौन सी हो गई, जोड़ की हो गई। हमारे पास संक्रिया कौन सी हो गई, जोड़ की। अब जैसे इसके अंदर मैं आपको द्विचर संक्रिया करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए द्विचर संक्रिया, जैसे यहाँ पे बनती है द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया। तो अब पहली बात बताइए, 0 है पहला पॉइंट, इसको ग्रुप प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट ले लिया मैंने तत्समक अवयव, तो सबसे छोटा एलिमेंट, यानी कि अब हम वो उदाहरण ले रहे हैं जो सबसे छोटा ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में मैंने उसका तत्समक अवयव होता है ई। अब योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कितना होता है, 0। तो इसका ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो अब पहली बात तो आपको पता है कि योग संक्रिया है
तो वो द्विचर संक्रिया तो होती है, यानी कि वो बाइनरी ऑपरेशन तो उसमें लगता है, तो द्विचर संक्रिया तो है। और चाहे तो देख भी लो, द्विचर संक्रिया का मतलब 0 में 0 जोड़ो, और चाहे इधर ए में बी जोड़ो, ठीक है, और चाहे बी में ए जोड़ो, बात तो एक ही है ना। और दूसरी बात, द्विचर संक्रिया का मतलब अगर मैं ए स्टार बी करवाता हूँ तो जो भी रिजल्ट आता है, जो भी मेरा रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट भी मेरा किस में होना चाहिए, सेट में होना चाहिए। तो अब जैसे ए स्टार बी मेरा क्या ले रहा हूं मैं, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा वो भी मेरा इसमें है, क्योंकि ए को भी मैं क्या लूंगा 0 और बी को भी मैं क्या लूंगा 0, और रिजल्ट भी मेरा क्या आ गया 0 आ गया। तो ये जो है मेरी द्विचर संक्रिया है। तो योग संक्रिया वैसे भी द्विचर संक्रिया होती है। दूसरा आता है इसके अंदर सहचारी, सहचारी भी होती है, सहचारी भी है। सीधी सी बात है, एक दो उदाहरण ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ये सहचारी भी है, ठीक। और तीसरा आता है तत्समक अवयव। तो योग संक्रिया का तत्समक अवयव कितना होता है, 0 होता है। योग संक्रिया का तत्समक अवयव कितना होता है, 0। तो देख लीजिए, योग संक्रिया का तत्समक अवयव, योग संक्रिया का तत्समक अवयव, योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है, यानी कि प्लस ऑपरेशन के लिए, प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 होता है। तत्समक अवयव 0 होता है, पता ही है आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये भी आपके समझ में आ गया, योग संक्रियाओं का, ठीक है, तत्समक अवयव 0 है और 0 इसमें विद्यमान है, ठीक। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद में हमारे पास में आता है कि भाई प्रतिलोम अवयव, अवयव क्या होता है। अब योग संक्रिया में प्रतिलोम अवयव -a होता है, और -a तो प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। तो ध्यान से देखिए, योग संक्रिया में योग संक्रिया का प्रतिलोम अवयव, योग संक्रिया का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, प्रतिलोम अवयव वही पुरानी डेफिनेशन है, पुरानी परिभाषा है। योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है, -a है, और -a कितना हो गया, 0 का माइनस लगाओ तो 0 ही आएगा। तो ये भी आपके समझ में आ गया। तो चारों काम हो गए। तो चारों काम होने से ये क्या हो गया हमारे पास में, सीधी सी बात है, योग संक्रिया का प्रतिलोम अवयव तो हमारे पास में विद्यमान है। तो ये हमारे पास में क्या है, एक ऑपरेशन हो गया, कौन सा, ये ग्रुप बन गया। तो ये हमारा सबसे छोटा ग्रुप है, तो ये बन गया ग्रुप है, ये क्या है हमारे पास ग्रुप बन गया। ये लो छोटी सी बात। तो द्विचर संक्रिया है, यहाँ तक कोई डाउट किसी के, लिख लीजिए साथ साथ में। तो द्विचर संक्रिया तो है ये, ठीक है, और सहचारी भी है, और योग संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होता है, और योग संक्रिया का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, वो भी 0 होता है। तो दोनों ही 0 हैं, तो कुल मिला के ये ग्रुप है। और ये देखिए कितना छोटा ग्रुप है, इससे छोटा ग्रुप अपन क्या बनाएंगे जिसके अंदर एक ही एलिमेंट लिया। और सबसे छोटे ग्रुप के लिए ये कहा जाए सबसे छोटा ग्रुप कौन सा होगा, तो हम उसका तत्समक अवयव ले लेंगे। जैसे अब यहाँ पे दूसरा लेते हैं, ठीक है। अगर दूसरा उदाहरण ले तो गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है, तो इसको ले लो। चाहे दूसरा उदाहरण, गुणा संक्रिया के लिए, गुणा तो संक्रिया हो गई हमारे पास में, और उसका तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है, और इसके अंदर ये हमने बना दिया। अच्छा, ये तो मैंने बस लिखा ही है ऐसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी हो गया 1, और बाइनरी ऑपरेशन हो गया मेरा कितना, गुणा है। तो ये इस तरह से लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो। तो ये नहीं है कि कोई ग्रेटर देन स्मॉलर देन का निशान है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने सुविधा के लिए लिखने के लिए, थोड़ा जल्दी छोटी जगह में आ जाए इसलिए मैंने लिखा है। तो पहली बात है, अब गुणा संक्रिया है, तो गुणा संक्रिया द्विचर संक्रिया तो है, क्योंकि ए, पहली बात गुणा संक्रिया अपन कर चुके हैं। तो गुणा संक्रिया एक के लिए क्या है, गुणा संक्रिया, अब खुद बता दीजिए, गुणा संक्रिया तो है ही। दूसरी बात, द्विचर संक्रिया भी है, सॉरी गुणा संक्रिया है, गुणा द्विचर संक्रिया है। दूसरी बात, सहचारी भी होती है, गुणा और योग हमेशा सहचारी होता है, तो ये हमारा सहचारी भी हो गया, ठीक है। तीसरा आता है इसका, अगर अपन बात करें, ठीक है, तत्समक अवयव तो एक है ही, इसके अंदर हमारे पास तत्समक अवयव भी एक है, और एक का प्रतिलोम भी एक होता है। तो सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है। तो प्रतिलोम अवयव भी है, तत्समक अवयव भी है, तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो ये भी हमारे पास में एक ग्रुप हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक ही हमने सबसे छोटे ग्रुप बना लिए। अब
कोई भी ग्रुप है या नहीं है, इसे हम सारणी से कैसे चेक करते हैं, टेबल से कैसे चेक करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिखिए, कोई ग्रुप दे रखा है, कोई सेट दे रखा है में जी बराबर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और हमें इसके अंदर ऑपरेशन करवाना है, संक्रिया करवानी है गुणा की। और अगर मैं इसमें संक्रिया करवा देता हूँ गुणा की, संक्रिया किसकी करवा दी मैंने, यहाँ पे गुणा की संक्रिया करवा दी, तो सीधी सी बात है, एक अच्छा एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब रूट होते हैं भाई। एक होता है ना, एक की पावर 1/3 कितना होता है, 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। और आपको ये भी पता होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। ये तो मैं पता ही है, ठीक है। कि रूट्स अगर बात करें तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस 2√3/5 होती है। तो ये वैल्यू इसकी होती है, ठीक है। अभी तो मैं बता दूंगा, कोई आएगा तब कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको सीखेंगे। तो 1 हो गया, तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है हमारे पास, 1 का क्यूब रूट होता है 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर। तो इसको ना गुणा संक्रिया के लिए हमें चेक करना है ग्रुप बनाता है नहीं बनाता। तब इसको अपन करेंगे सारणी के प्रयोग से, यानी कि सारणी के उपयोग से। अब सारणी कैसे बनाते हैं, यानी कि टेबल इसकी कैसे बनाते हैं, बाइनरी टेबल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे पहली बात, ऑपरेशन कौन सा लग रहा है यहाँ पे, यानी संक्रिया कौन सी लग रही है गुणा संक्रिया के लिए, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, फिर एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। गुणा संक्रिया, अब देखिए गुणा संक्रिया का मतलब एक को एक से करते हैं तो एक आता है। अब एक का ओमेगा के साथ कराएंगे तो ओमेगा आ जाएगा, फिर ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये ओमेगा आ जाएगा, फिर ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा, फिर ये ओमेगा आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को करेंगे ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और ये ओमेगा की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम ढंग से कैसे लिख सकते हैं, तरीके से अगर हम इसे लिखें तो ध्यान से देखना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। संक्रिया कौन सी थी, गुणा थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये यहाँ पे भी कर सकते हो आप, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको लिख दिया एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। अब एक का तो एक होता है, ओमेगा का ओमेगा होता है, और ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। फिर देखिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह 1 लिख दिया, फिर ओमेगा स्क्वायर और 1 लिख दिया। ओमेगा की पावर 4 है, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ। ओमेगा क्यूब कितना होता है मेरा, 1 होता है, तो 1 को ओमेगा से इंटू करूंगा तो वापस से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात देखिए, अब हमें इसको चेक करना है कि भाई ये द्विचर संक्रिया है या नहीं है। पहले ध्यान से देख लीजिए कैसे किया है, ध्यान से देख लो किया कैसे है। ध्यान से देख लीजिए किया कैसे है। अब देखो, अब पहली बात, ये द्विचर संक्रिया है या नहीं है, तो ये द्विचर संक्रिया है या नहीं है ये चेक करना हमें, ठीक है। तो पहली बात, द्विचर संक्रिया के लिए क्या होता है, वही 4 कंडीशन अपन चेक करेंगे। तो पहली चीज है इसमें द्विचर संक्रिया है या नहीं है। तो द्विचर संक्रिया पहली चीज चेक करते हैं, ग्रुप को होने के लिए पहली बात हम चेक करते हैं द्विचर संक्रिया। देखिए ये उदाहरण बार बार में काम आएंगे, इसलिए इनको अपन सीख लेते हैं। तो द्विचर संक्रिया का मतलब हो गया बाइनरी ऑपरेशन। तो द्विचर संक्रिया कब होगी, यदि सारणी का प्रत्येक अवयव, यदि सारणी का प्रत्येक अवयव, ठीक है ना, समुच्चय जी में विद्यमान है ना, तो ये संक्रिया द्विचर संक्रिया है। लिख लीजिए, यदि सारणी का प्रत्येक अवयव, यदि सारणी का, यदि सारणी का प्रत्येक अवयव, 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 यानी कि सारणी ये बनी है, सारणी का प्रत्येक अवयव ग्रुप में विद्यमान, सॉरी समुच्चय में विद्यमान है, समुच्चय जी में विद्यमान है, समुच्चय जी में विद्यमान है। यदि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान है, समुच्चय जी में विद्यमान है, यदि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान है,
तो ये द्विचर संक्रिया होगी, तो द्विचर संक्रिया होगी, तो ये क्या होगी, द्विचर संक्रिया होगी, तो द्विचर संक्रिया है। यदि सारणी का प्रत्येक अवयव, यदि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान है तो ये क्या होगी, द्विचर संक्रिया होगी। ठीक है, अब देखिए सारणी का प्रत्येक अवयव एक है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा देखो हर एक अलग अलग है ना, और वो सारणी में वो ग्रुप जी में विद्यमान है आपके, ध्यान से देखिए ग्रुप जी में विद्यमान है, एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, सारे के सारे इसमें विद्यमान है। तो पहली बात है द्विचर संक्रिया तो है। तो पहली बात हमने क्या सीख ली, ये क्या है, द्विचर संक्रिया है। फिर दूसरी बात को सीखते हैं। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि भाई हमारे पास में क्या होना चाहिए, सहचारी होना चाहिए। ठीक है, और हमें पता है गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, तो इसमें ज्यादा लिखने की जरूरी भी नहीं है। गुणा और योग संक्रिया तो सदैव, और है ना 5 कोटि तक की, 5 कोटि तक यानी कि 5 ऑर्डर तक, अगर 5 एलिमेंट है तो वो हमेशा क्या होगा, सहचारी होगा, वो ग्रुप बनाएगा। 5 एलिमेंट तक यानी 5 अवयव तक कोई भी हमें समुच्चय दे रखा है, सेट दे रखा है, तो वो हमारा क्या बनाएगा, वो ग्रुप बनाएगा, पक्का ही बनाएगा। तो वो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि वो कैसे बनाएगा। ठीक है, तो यदि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान है तो द्विचर संक्रिया है, तो ये तो द्विचर संक्रिया होगी। दूसरी बात आती है गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, तो ये सहचारी भी हो गया। ठीक है, गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है। तीसरी बात, यहां तक भी समझ में आ गया। ठीक है फिर आता है इसके अंदर गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होता है। अब तत्समक अवयव, देखो सारणी में तत्समक अवयव कैसे ढूंढा जाता है, सारणी में तत्समक अवयव कैसे ढूंढा जाता है, ध्यान से देखिए। सारणी में तत्समक अवयव यानी कि तत्समक अवयव का मतलब होता है, परिभाषा से मैं आपको पहले बताता हूँ, ध्यान से देखना। यानी कि सारणी में तत्समक अवयव कैसे ढूंढते हैं, अगर ये होता है कि ए को ई के साथ कराते हैं तो ए आता है, ये परिभाषा है। तो वही बात है कि कौन से, ये जो कॉलम है इसको किससे कराएं कि यही वापस आ जाए, ये जो कॉलम है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको किससे करें कि यही वापस आ जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अपन इसको किससे कराएंगे, 1 से कराते, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका जो तत्समक अवयव है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि वही रिपीट हो रहा है, एक रो सी बराबर ए होता है, तो यही वापस रिपीट हो गया, तो इसका तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका तत्समक अवयव 1 हो जाएगा। और तत्समक अवयव 1 है और वो भी होना चाहिए 1 ओमेगा, वो भी समुच्चय में, तो तत्समक अवयव 1 विद्यमान है ना, 1 क्या है, विद्यमान है, तत्समक अवयव 1 विद्यमान है। अब प्रतिलोम अवयव कैसे ढूंढते हैं सारणी में, सारणी में प्रतिलोम अवयव कैसे ढूंढा जाता है वो बता देते हैं। ठीक है ना, तो इसका तत्समक अवयव ए 1 है। ठीक है, तत्समक अवयव इसे और भी सुंदर तरीके से लिख लो कि भाई इसमें तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, इसमें तत्समक अवयव 1 है जो समुच्चय में विद्यमान है, ऐसे पूरा लिख लो, जो समुच्चय में विद्यमान है, जो आपका क्या है, समुच्चय में विद्यमान है, इसमें तत्समक अवयव 1 है जो आपका समुच्चय में विद्यमान है। तीसरी बात, इस चौथी बात आती है इसमें प्रतिलोम अवयव। अब सारणी में प्रतिलोम अवयव कैसे ढूंढते हैं, देखिए प्रतिलोम अवयव का मतलब होता है, अब इसकी परिभाषा देखें प्रतिलोम अवयव की, तो प्रतिलोम अवयव के अंदर क्या होता है कि ए का बी के साथ में ऑपरेशन कराएं कि वापस से ई आ जाए, यानी कि ये एलिमेंट कहाँ रिपीट हो रहे हैं, जहां जहां पे तत्समक अवयव आ रहा है, ध्यान से देखिए, जहां जहां पे तत्समक अवयव आ रहा है वो हमारा क्या है, वहां वहां उसका वो प्रतिलोम अवयव हो जाएगा। जहां जहां हमारा तत्समक अवयव आ रहा है, तत्समक अवयव क्या है मेरा, 1। अब देख लीजिए 1 कहाँ कहाँ आ रहा है मेरा, तो तत्समक अवयव कितना है, ठीक है, तो तत्समक अवयव कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे तत्समक अवयव कहाँ का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। अब ये जिनकी वजह से आ रहा है, तो सुनिए ध्यान से, अब ये काम की बात है, तत्समक अवयव को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अब ये कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए तत्समक अवयव मेरा कहाँ आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे सॉरी प्रतिलोम अवयव, देखिए यहाँ पे प्रतिलोम अवयव,
प्रतिलोम अवयव के अंदर क्या होता है, प्रतिलोम अवयव। अब प्रतिलोम अवयव में कहानी क्या होती है कि अगर मैं प्रतिलोम अवयव मेरा कहाँ कहाँ रहा है, यानी कि वन किसके साथ करने पे आ रहा है, वन के साथ, तो वन का प्रतिलोम अवयव हो जाएगा वन। ठीक है, और वन कहाँ रहा है, ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम अवयव आ गया एक। ठीक है, सॉरी ओमेगा, इसकी वजह से आ रहा है, यानी तत्समक अवयव आना चाहिए। तो ये वन को मैंने किससे किया, वन से, तभी तो मेरा वन आ रहा है। ठीक है, तत्समक अवयव, तो एक का प्रतिलोम तो हो गया एक। ओमेगा स्क्वायर का देखना, ओमेगा का देखो दूसरी लाइन में, तो ओमेगा का प्रतिलोम हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का प्रतिलोम हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का प्रतिलोम हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर को किससे करें, ओमेगा से, तो ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि भाई एक का प्रतिलोम एक हाथ आ गया, ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा आ गया। फिर से देख लीजिए, प्रतिलोम अवयव कैसे ढूंढते हैं, प्रतिलोम अवयव ऐसे ढूंढते हैं कि भाई जहां जहां तो हमारा तत्समक अवयव आ रहा है, तत्समक अवयव यहाँ आ रहा है, सारणी में यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब ये तत्समक अवयव किसकी वजह से आ रहा है, तो यहाँ तो इस वन की वजह से आ रहा है, यहाँ ओमेगा की वजह से आ रहा है, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वजह से। तो देखिए वन को वन से किया तो मेरा कितना आ गया, वन आ गया, यानी कि वन का प्रतिलोम हो गया वन। फिर ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ मेरा कितना, सॉरी ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ आ रहा है वन, तो इसका प्रतिलोम हो गया ये। ओमेगा स्क्वायर का किसके साथ आ रहा है, ओमेगा के साथ, तो ओमेगा का ये हो गया इसका प्रतिलोम अवयव। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गई समझ में कहानी, तो ये हमारा हो गया। तो अब इसके अंदर देखो प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है, तो ये मेरा क्या है, ये ग्रुप बन गया। ठीक है, अतः ये क्या है, एक ग्रुप है। देख लीजिए, अतः ये क्या है, एक ग्रुप है, अतः ये क्या है, एक ग्रुप है, अतः यह एक ग्रुप है, यह एक ग्रुप है। अब आप ग्रुप तक तो पहुंच गए। अब ये ग्रुप ओबेलियन ग्रुप है या नहीं है, यानी कि इसमें क्रम विनिमयता का पालन होता है या नहीं होता, ये जो ग्रुप है इसमें क्रम विनिमयता का पालन होता है या नहीं होता, तो वो देख रहे हैं अपन। तो क्रम विनिमयता का पालन कैसे होगा, देखिए, अच्छा यह एक ग्रुप है, सीधी सी बात है। अब कहानी ये है कि ग्रुप तो है मेरा, अब इसमें क्रम विनिमयता अगर आ गई तो ये ओबेलियन ग्रुप हो जाएगा, अगर इसमें क्रम विनिमयता नहीं आई तो ये ओबेलियन ग्रुप नहीं है। तो अब इसकी क्रम विनिमयता कैसे चेक करते हैं, सारणी में अपन क्रम विनिमयता जो आपका कम्यूटेटिविटी है वो कैसे चेक करते हैं। देखो प्रत्येक स्तंभ का, ये वाला जो स्तंभ है ध्यान से देखिए, प्रत्येक स्तंभ प्रत्येक पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो जैसे देखो एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो पहली पंक्ति के बराबर है। दूसरा स्तंभ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन। ठीक है, तीसरा स्तंभ यानी कि तीसरा कॉलम ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, ये तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो प्रत्येक स्तंभ प्रत्येक पंक्ति के बराबर आ रहा है, इसलिए क्रम विनिमय। ठीक है ना, आगे समझ में। प्रत्येक पंक्ति, इसको आप लिख भी सकते हो कि प्रत्येक पंक्ति का संगत स्तंभ जो है वो उसकी प्रत्येक पंक्ति के बराबर है, तो ये क्रम विनिमय हो गया। ठीक है, इसको भी लिख लो। अगला पॉइंट, 6th पॉइंट लिख लीजिए, प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ लिख लो पहले, प्रत्येक स्तंभ प्रत्येक संगत पंक्ति के बराबर है, प्रत्येक संगत पंक्ति के बराबर है, प्रत्येक संगत पंक्ति के बराबर है। तो प्रत्येक स्तंभ प्रत्येक संगत पंक्ति के क्या है, बराबर है, अतः ये क्या है, हमारा क्रम विनिमय है। अतः यह एक क्रम विनिमय ग्रुप है, अतः यह एक क्रम विनिमय ग्रुप है, अतः यह एक क्रम विनिमय ग्रुप है, अतः यह एक क्रम विनिमय क्या है, ग्रुप है। और क्रम विनिमय ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, ओबेलियन ग्रुप कहते हैं, इसलिए हमारा क्या बन गया, ये ओबेलियन ग्रुप है। ठीक है, और वैसे भी देख लो,
गुणा संक्रिया सदैव क्या होती है, यहाँ पे देखो, गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है और गुणा संक्रिया सदैव क्रम विनिमय होती है। तो हमारे पास ही हमारा ओबेलियन ग्रुप आ गया पहला। तो लिख लीजिए कैसे बना है। ठीक है, फिर और उदाहरण लेते हैं इसके, और एग्जाम्पल लेंगे, अब ये समझ में आ जाए इसलिए। देखिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अब कर पाते हैं देखते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एक सवाल ले लेते हैं अपन, कोई दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे एक समुच्चय ले लिया मैंने, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, इसके अंदर द्विचर ये तो हो गया, ग्रुप हो गया, और इसमें संक्रिया लगा देते हैं गुणा संक्रिया, और इसमें संक्रिया लगा देते हैं गुणा संक्रिया यानी मल्टीप्लाई। अब इसमें हमारे पास में 4 एलिमेंट आ गए ना, 4 अवयव आ गए। तो अब ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि 5 कोटे तक यानी कि ऑर्डर जिनका 5 है वहां तक वो क्रम विनिमय होते हैं सारे ग्रुप। ठीक है ना, वो क्या होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं, यानी कि वो ग्रुप तो होते ही होते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी है, तो संक्रिया कौन सी लग रही है, गुणा की संक्रिया लग रही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। अब गुणा संक्रिया, तो इसको इससे गुणा कर लो, तो 1 हो जाएगा, 1 को -1 से करेंगे -1, ये आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस का आयोटा। -1 को 1 से करेंगे तो -1, -1 को -1 से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, -1 को आयोटा से करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, -1 को माइनस आयोटा से करेंगे तो प्लस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा आ जाएगा, फिर ये माइनस का आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर मेरे को पता है -1 होता है, तो मैं सीधा ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा -1। आयोटा को आयोटा स्क्वायर से करेंगे तो -1, और माइनस माइनस +1, अरे आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, ठीक है ना। तो आयोटा को 1 से करेंगे तो माइनस का आयोटा, फिर इसको इससे करेंगे प्लस का आयोटा, फिर -1 को आयोटा से करेंगे माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो फिर से ये कितना आ जाएगा, +1, माइनस आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होती है -1। बोलो बेटा समझ में आ गई यहाँ तक कहानी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसके अंदर क्या है कि ये पहली चीज है, द्विचर संक्रिया है या नहीं है। तो द्विचर संक्रिया तो है ही, तो पहली बात इसमें आती है द्विचर संक्रिया है या नहीं है। तो द्विचर संक्रिया के लिए पहली बात यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए सबसे खास बात है कि सारणी का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, ग्रुप में सॉरी समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए। सारणी का प्रत्येक अवयव यानी टेबल का हर एक एलिमेंट हमारे सेट में होना चाहिए, हमारे समुच्चय में होना चाहिए। तो इसके सारे जो जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इसमें विद्यमान है। इसका मतलब ये हमारे क्या है, द्विचर संक्रिया है। तो सीधे सीधे लिख लेते हैं, पहली बात द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया तो है ही। दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें क्या मिल जाएगा, सहचारी। गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होता है, वही नियम लगा रहे हैं, गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है। गुणा संक्रिया सदैव क्या होती है, योग और गुणा तो हमेशा ही सहचारी होती है, और योग और यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन ये भी हमेशा क्या होती है, सहचारी होती है। ठीक है ना, तो योग और गुणा सदैव सहचारी होती है। तीसरा भी, इसका तत्समक अवयव कैसे ढूंढते हैं, सारणी में तत्समक अवयव कैसे ढूंढते हैं। अब है ना, सेम ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है इसका सेम कॉलम चाहिए हमें, ये जो कॉलम है इसका सेम कॉलम चाहिए। ध्यान से देखिए, ये जो कॉलम है इसका सेम कॉलम कहाँ आ रहा है, तो सेम टू सेम ये आ रहा है कि नहीं आ रहा कॉलम, तो इसका तत्समक अवयव हो जाएगा 1। तो हमारे पास में तत्समक अवयव क्या आ गया, 1 आ गया, इसका तत्समक अवयव। तो हमारे पास में तत्समक अवयव कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास में तत्समक अवयव, इसका तत्समक अवयव 1 आ गया, तत्समक अवयव।
तो हमारे पास में तत्समक अवयव क्या है? 1। अब प्रतिलोम की परिभाषा से क्या होता है? प्रतिलोम की परिभाषा से क्या होता है कि ए क्रॉस बी बराबर कितना आना चाहिए? ई आना चाहिए। यानी कि जहां जहां तत्समक अवयव आ रहा है वो टिक कर लो पहले। तो तत्समक अवयव यानी कि 1 था, तो 1 एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। तो अब ना एक का एक के साथ ऑपरेशन करने पर यानी कि एक का तत्समक अवयव ये वाला ऊपर वाला लिया जाता है। तो एक का तत्समक अवयव हो गया 1, माइनस 1 का तत्समक अवयव सॉरी प्रतिलोम अवयव हो गया -1, माइनस 1 का प्रतिलोम अवयव -1 का प्रतिलोम अवयव हो गया -1, क्योंकि एक कहाँ आ रहा है? एक का -1 का -1 से ऑपरेशन कराने पर इस तरीके से हम प्रतिलोम अवयव ढूंढते हैं। तीसरा आता है आयोटा को किससे करेंगे? आयोटा से। तब हमारा एक यहाँ रहा है आयोटा, तो हमारा आयोटा का प्रतिलोम अवयव हो गया माइनस के आयोटा और माइनस के आयोटा का प्रतिलोम अवयव हो गया आयोटा। तो ये हमारे प्रतिलोम अवयव हैं। तो प्रत्येक अवयव का यानी हर एक एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। तो हर एक एलिमेंट का क्या विद्यमान है? प्रतिलोम अवयव। तो प्रत्येक अवयव का तो देख लीजिए, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, इसलिए ठीक है। तो प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, इतना तो बहुत है। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रुप हो गया। अतः जी जो है वो हमारा क्या है? बाइनरी ऑपरेशन गुणा के लिए क्या है? ग्रुप है, ग्रुप है। ठीक है, अब अपन चेक कर लेते हैं क्रम विनिमयता। अब क्रम विनिमयता कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखिए। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता का मतलब होता है क्रम विनिमयता यानी कि कम्यूटेटिविटी। तो सारणी में कैसे चेक करते हैं यानी कि टेबल में अपन कैसे चेक करते हैं क्रम विनिमयता? हाउ वी कैन चेक द, ठीक है ना, कम्यूटेटिव एलिमेंट। तो सीधी सी बात है, यानी कि कम्यूटेटिव का मतलब है प्रत्येक पंक्ति और उसके रेस्पेक्टिव कॉलम के बराबर होनी चाहिए, या फिर प्रत्येक कॉलम, ये जो कॉलम है ना हर एक पंक्ति के बराबर होना चाहिए। एक -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये का ये आ रहा है। फिर दूसरा कॉलम देखो, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, -1 1 आयोटा और यहाँ पे एक माइनस आयोटा आएगा। तो यहाँ पे सॉरी लिखने में गलती हो गई, यहाँ पे माइनस आयोटा। ठीक है, तो तीसरा कॉलम तीसरी पंक्ति के बिल्कुल बराबर आ रहा है। ठीक है, चौथा कॉलम चौथी पंक्ति के बिल्कुल बराबर आ रहा है, माइनस आयोटा फिर आयोटा फिर 1 और -1, यानी कि क्रम विनिमय। और वैसे भी हमें पता है कि गुणा संक्रिया सदैव हमारी क्या होती है? क्रम विनिमय होती है। गुणा संक्रिया सदैव क्रम विनिमय होती है। और वैसे भी हमें पता है कि गुणा संक्रिया सदैव क्रम विनिमय होती है। तो ये ओबेलियन ग्रुप है। तो गुणा संक्रिया सदैव क्रम विनिमय होती है। गुणा संक्रिया सदैव क्रम विनिमय होती है। गुणा संक्रिया सदैव क्या होती है? क्रम विनिमय होती है। गुणा संक्रिया सदैव क्रम विनिमय होती है। ठीक है, अतः यह एक ओबेलियन ग्रुप है। अतः यह एक ओबेलियन ग्रुप है। यह एक ओबेलियन ग्रुप है। अतः यह एक ओबेलियन ग्रुप है। अतः यह एक ओबेलियन ग्रुप है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। और वैसे भी इसमें लिखते हो कि प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर है, या प्रत्येक स्तंभ क्या है? अपने संगत पंक्ति के बराबर है। तो इसलिए भी हमारा एक क्रम विनिमय है, चाहे वैसे चेक कर लो। ठीक है, आगे देखिए। अब ये हमारे पास में इतनी चीजें आ गई। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक फंक्शन का लेते हैं, तो अब की बार ले लेते हैं जी एक समुच्चय है।
अब की बार ले लेते हैं जी एक समुच्चय है, जी एक समुच्चय है, ठीक है। और जी कैसा समुच्चय है, इसके अंदर F1 है, F2 है, F3 है और F4 है, ठीक है। हमारे पास में जी एक समुच्चय है जिसके अंदर F1, F2, F3, F4 है, इतनी चीजें हैं। और F1 और सारे के सारे फंक्शन दे रखे हैं, लिख लेते हैं क्या क्या फंक्शन दे रखा है। F1x दे रखा है हमें, F1x दे रखा है x, F2x दे रखा है -x, ठीक है। और F3x दे रखा है हमें, लिख लीजिए 1/x। और F4 लिख लेते हैं -1/x। एक उदाहरण और ले लेते हैं, ठीक। अब हमें ये क्या करना है, तो ये और संक्रिया भी ले लेते हैं। तो इसके अंदर संक्रिया कौन सी हो जाएगी, संक्रिया हो जाएगी इसके अंदर संयुक्त फलन संक्रिया। तो संक्रिया ले लेते हैं इसमें संयुक्त फलन संक्रिया, संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन संक्रिया, संयुक्त फलन संक्रिया, इसे कहते हैं कॉम्पोजिट। अब ये मेरा कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट, ठीक है ना। तो कंपोजिट क्या होता है, ठीक है, कंपोजिट बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा दो फंक्शन है उनको मिला करके लिखना, FOGX या फिर मेरा GOFX, ये जो होता है ना, इसको कहते हैं अपन संयुक्त फलन संक्रिया, है ना। तीन भी हो सकते हैं एक साथ ऑपरेशन, चार भी हो सकते हैं एक साथ, तो इसे कहते हैं संयुक्त फलन संक्रिया, F ऑपरेशन G ऑपरेशन X या G ऑपरेशन FX, तो दोनों तरीके लिखने के। तो अब इसकी भी बनाते हैं, अब ये मेरे साथ साथ करना, ठीक है। थोड़ा सा आपका अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हमें इसको बताना है कि भाई ये ग्रुप है या नहीं है। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है, ठीक। तो संयुक्त फलन संक्रिया के लिए ध्यान से देखो। तो पहली चीज इसका सारणी बनाते हैं। तो सारणी के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑपरेशन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। एक तो है संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पे मेरा कितना था F1, फिर मेरा था F2, फिर F3, फिर F4। और यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर ये कर लेंगे ना अपन, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के अपन अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए, अब इसको मैं साइड में सॉल्व कर करके आपको बताऊंगा। तो पहले क्या है, देखिए, F1 का F1 के साथ ऑपरेशन कराना। तो F1 का F1 के साथ ऑपरेशन कैसे कराएंगे, F1 का F1 के साथ, देखिए F1 का F1 के साथ, तो इसे क्या बनाएंगे, F1 ऑपरेशन ऑफ F1x। ये कैसे बनेगा, पहले F1, पहले ये जो F है, Fx अपनी वैल्यू को क्या बना देता है, F1x के अंदर कोई भी x आएगा तो उसका आंसर क्या देगा, x, ठीक है। तो इसने अपना आंसर क्या दे दिया, x, इसने अपना आंसर दे दिया x। अब ये x वापस से Fn इसमें जाएगा तो ये भी आंसर क्या दे देगा, x। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, x। और x किसके बराबर होता है, F1 के, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पे क्या आ जाएगा, F1। ध्यान से देखना, 16 ऑपरेशन है तो 16 में आपके समझ में आ जाएगा देखते देखते। फिर देखिए F1 को कराना F2 के साथ, तो ये हो जाएगा F2x। बिल्कुल 12वीं का सा फंक्शन आए हुए हैं ये, तो ज्यादा हार्ड नहीं है। तो F2 क्या कर देगा, F2 हमारे पास में -x बना देगा, F2 किसी भी ऑपरेशन को -x बना देगा। अब x की जगह हमें क्या करना है, -x रखना है। तो -x को मैंने इसमें रखा, तो ये माइनस इस x में रखा, क्योंकि F1 में गया तो -x ही हो गया। और इसे मैं क्या कहूंगा, इसे कहेंगे F2। तो F1 का मैंने F2 के साथ कराया तो रिजल्ट भी मेरा कितना आया, F2, ठीक। रिजल्ट भी मेरा कितना आया, F2। अब F1 का मेरे को कराना है F3 के साथ। तो F3 क्या बनाता है, 1/x। और जब ये 1/x मैंने F1 में रखा तो मेरा कितना हो जाएगा, 1/x ही हो जाएगा। x में अगर मैंने 1/x, सॉरी x आएगा, फिर तो मेरा वापस से कितना आ गया, x ही आ गया ना। देखो
F3 ने मेरे को क्या बना दिया, F3 ने मेरे को 1/x आंसर दे दिया। अब ये वो 1/x है, मेरे को इसमें डालना है, यानी कि अब ये 1/x है, तो F1 के अंदर जहां x है मेरे को ये रखना है, तो 1/x हो गया भाई, ये तो हो गया x/1/x, सॉरी। तो x की जगह मुझे क्या रखना है भाई, वो x बनाता है, ठीक है, तो x की जगह मुझे क्या रखना है 1/x। तो रिजल्ट क्या आ गया मेरा 1/x ही आ गया ना, तो ये रिजल्ट मेरा आ जाएगा F3 ही आ गया। फिर आगे देखिए, यहाँ पे देखो, ये मेरा रिजल्ट आ गया था 1/x ही आ गया था। अब अगर मैं F1 का F4 के साथ करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, F4 क्या करता है माइनस का 1/x बनाता है, ये क्या बनाता है माइनस का 1/x। अब -1/x वहां पे x में रखूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x हो गया, ठीक, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया F1 F2 F3 F4 आ गया। अरे यस और नो, इसी तरह से आपको ये बनाना है, सारे बनाने। ध्यान से देखिए किस तरीके से बनाएंगे, ट्राई करो, खुद बनाओ। तो जब इसका इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, दिमाग लगो, F2 का F1 के साथ बनाएंगे तो F2 ही आ जाएगा, F2 ही आ जाएगा। F2 का F1 के साथ कराएंगे, आप करा के देख लेना, F2 ही आएगा। F3 का F1 के साथ करेंगे, F3 का F1 के साथ कराएंगे तो F3 ही आएगा, और ये भी मेरा कितना आ जाएगा F4 आ जाएगा। F2 का अगर मैं F2 के साथ ऑपरेशन कराता हूँ तो F1 आएगा, कितना आ जाएगा बेटा F1। और फिर मैं F2 का F2 के साथ ऑपरेशन करवाता हूँ, अगर मैं F2 का F2 के साथ ऑपरेशन कराता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा F1। F3 का F2 के साथ ऑपरेशन कराओ, F3 का F2 के साथ ऑपरेशन कराओ तो F4 आ जाएगा, ये F3 आ जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। फिर देखिए F2 का F3 के साथ ऑपरेशन कराइए, F2 का F3 के साथ ऑपरेशन कराइए तो F4 आ जाएगा, और ये F3 आ जाएगा। इसी तरह से F3 का F3 के साथ कराइए, F3 का मैं करके भी दिखा देता हूँ। देखिए अगर मैं F3 का F3 के साथ ऑपरेशन करता हूँ, यहाँ पे देखना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, F3 का F3 के साथ ऑपरेशन करके दिखाता हूँ तो ये क्या बना देगा, देखिए किस तरीके से अपन निकाल रहे हैं। F3 क्या करता है, अंदर वाले F3 ने अपनी वैल्यू बना दी 1/x, ठीक है। अब F3 के अंदर 1/x है तो ये क्या बना देगा, जहां x है 1/x आ गया, तो ये मेरा वापस कितना आ गया x आ गया, और x किसका मान था F1 का मान, तो ये F1 आ जाएगा, तो यहाँ पे F2 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा F2 आ जाएगा, और यहाँ पे F1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमें द्वितीय संक्रिया की सारणी बनानी, बाइनरी ऑपरेशन की ये टेबल बनानी है। अगर मेरे पास में ये टेबल आ जाती है तो पहली बात संयुक्त फलन संख्या, तो ये हमारा देखो इसका जो हर एक एलिमेंट है, अब इसी पे फोकस करते हैं सारा, इसका जो एलिमेंट है सारा फोकस इसी पे करते हैं। ध्यान से देखिए इसके जो सारे एलिमेंट हैं, सारणी का प्रत्येक अवयव क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, सारणी का प्रत्येक अवयव यहाँ लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, सारणी का प्रत्येक अवयव क्या है, सारणी का प्रत्येक अवयव, सारणी का प्रत्येक अवयव ग्रुप में यानी कि समुच्चय में विद्यमान है, सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान है, समुच्चय जी में विद्यमान है, समुच्चय जी में विद्यमान है, सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान है, अतः ये द्वितीय संक्रिया है, अतः है ना, अतः संयुक्त फलन संक्रिया एक द्वितीय संक्रिया, या फिर सीधा ही लिख लो द्वितीय संक्रिया, अतः यह एक द्वितीय संक्रिया, यह एक द्वितीय संक्रिया, यह एक द्वितीय संक्रिया, अतः यह एक द्वितीय संक्रिया है। दूसरा सहचारिता, अब
यूनियन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, ये हमेशा सहचारी होता है। और जो आपका संयुक्त फलन संक्रिया वो भी हमेशा सहचारी होता है, ठीक है ना। FOG और GOF है, ठीक है। तो हमारा जो संयुक्त फलन है ना वो हमेशा सहचारी होता है, ये चीज हम ध्यान भी रख सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? देखिए चाहे सीधे लिख लो, संयुक्त फलन संक्रिया सदैव सहचारी होता है। संयुक्त फलन संक्रिया सदैव सहचारी होती है, संक्रिया सदैव सहचारी होती है, सदैव सहचारी होती है, ठीक है ना। सदैव कैसे होती है? सहचारी। संयुक्त फलन संक्रिया सदैव सहचारी होती है, ये भी आपके समझ में आ गया। संयुक्त फलन संक्रिया सदैव मेरी क्या होती है? सहचारी होती है, ये भी आपके समझ में आ गया। तीसरा आता है तत्समक अवयव। अब सारणी में हमें वो एलिमेंट ढूंढना है जिससे वही रिपीट हो जाए, सारणी में हमें वो एलिमेंट ढूंढना है जिससे वही चीजें वापस आ जाए। तो अब आप देखिए एफ इस कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करे कि ये रिपीट हो जाए? तो देखिए ध्यान से F1, तो है ना, तो तत्समक अवयव F1 है, तत्समक अवयव F1, ठीक है। तत्समक अवयव कौन सा है? F1 है। अब आता है प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। अभी उदाहरण कर रहे हैं बच्चों अपन कुछ, ठीक है। अगर ये उदाहरण में अच्छे से आ जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव कैसे ढूंढते हैं? प्रतिलोम अवयव देखिए, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव यानी कि परिभाषा से क्या होता है? प्रतिलोम अवयव की परिभाषा अगर देखें तो हमारे पास में परिभाषा से क्या हो जाएगा? परिभाषा से, तो परिभाषा से आपको पता है A क्रॉस B बराबर कितना होता है? E होता है। A क्रॉस B बराबर कितना होता है? E होता है। तो जहां जहां तत्समक अवयव आ रहा है तो तत्समक अवयव एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। तो सीधी सी बात है F1 का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा? F1 हो गया, ठीक है। F2 का प्रतिलोम अवयव F2 हो गया, F3 का प्रतिलोम अवयव F3 हो गया और F4 का प्रतिलोम अवयव F4 हो गया, ठीक। अब देखिए क्रम विनिमयता यही चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए मेरे साथ क्रम विनिमयता, अभी आ जाएगा क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। अब एक क्रम विनिमयता क्या होती है? अगर मेरा A क्रॉस B बराबर B क्रॉस से आ जाए, यानी कि प्रत्येक स्तंभ का संगत पंक्ति विद्यमान है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति का संगत स्तंभ क्या है? यहाँ पे बराबर है। प्रत्येक स्तंभ का कर लो, प्रत्येक स्तंभ का, प्रत्येक स्तंभ का, प्रत्येक स्तंभ की, प्रत्येक स्तंभ की संगत पंक्ति विद्यमान है, संगत पंक्ति विद्यमान है, संगत पंक्ति विद्यमान है। प्रत्येक स्तंभ की संगत पंक्ति क्या है? विद्यमान है। तो ये क्रम विनिमय है, यानी कि क्रम विनिमय है। तो ग्रुप क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय। तो ग्रुप है वो क्रम विनिमय। तो जो ग्रुप है वो हमारा क्रम विनिमय है, इसे अपन क्या कहते हैं? द्विचर सॉरी ओबेलियन ग्रुप हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया? लिख लीजिए यहां तक। तो क्रम विनिमयता यहाँ पे है, तो प्रत्येक स्तंभ देखो F1 F2 F3 F4 ये का ये आ रहा है। दूसरा कॉलम देखो F2 F1 F4 F3, तो ये देखो F2 F1 F4 F3, यानी प्रत्येक आपका जो स्तंभ है, कॉलम है, वो उसकी संबंधित यानी कि उसके रेस्पेक्टिव पंक्ति के बराबर है। तो ये हमारा क्रम विनिमय भी हो गया। तो सारणी को इस तरीके से चेक करते हैं, और जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ जाता है तो हम फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि 5 कोटि तक के जितने भी, क्योंकि हमें पता है 5 कोटि तक के जितनी भी हमारे पास में द्विचर संक्रिया है वो क्रम विनिमय होती है। 5 कोटि तक की जितनी भी द्विचर संक्रियाएं हैं वो क्रम विनिमय होती है, तो ये हमें पता है।
आगे देखिए, एक उदाहरण और लेंगे हम, एक उदाहरण और लेंगे। हाँ भाई, ये लिख लीजिए, एक उदाहरण और लेंगे इसके बाद में। एक उदाहरण और लेंगे। हाँ भाई, आगे देखिए, लिख लिया होगा, एक उदाहरण और लेते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या आता है, एक हमारे पास में ग्रुप, एक समुच्चय दे रखा है जी, और जी के अंदर हमें दे रखा है, एक ग्रुप दे रखा है हमें जी दे रखा है। ध्यान से देखना, एक हमारे पास में ग्रुप है जी, एक हमारे पास में ग्रुप है जी, इसके अंदर दो है एफ और जी, ठीक है। और हमें संक्रिया क्या दे रखी है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास में हो जाएगा, इसने दे रखा है संयुक्त फलन संक्रिया कोई का है, ठीक है। संयुक्त फलन संक्रिया कोई का है, फिर से वही आ गई, संयुक्त फलन संक्रिया, संयुक्त फलन संक्रिया, ठीक। और संयुक्त फलन संक्रिया है, और हमें एफ अगले ने क्या दिया है, एक्स, और जी हमें क्या दिया है, 1 - एक्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स हमें दे रखा है, एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स, और जी एक्स हमें दे रखा है 1 - एक्स। तो हमें करना क्या है, इसकी संयुक्त फलन संक्रिया करनी है। तो कैसे करेंगे, तो संयुक्त फलन संक्रिया के लिए सीधी सी बात है, सारणी बना लेते हैं, एफ है, जी है, और ये एफ है और ये जी है। एफ का एफ के साथ कराते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं छोटा सा, एफ ऑपरेशन एफ एक्स। एफ ऑपरेशन एफ एक्स कैसे कहते हैं, तो पहले एफ एक्स क्या बनाएगा, एफ एक्स बना देता है एक्स, और इसके अंदर ये जो एक्स है, अब ये जी एक्स के अंदर 1 - एक्स है ना, जहां जहां एक्स है ये वैल्यू चली जाएगी। तो मेरा एफ ऑपरेशन जी एफ एक्स आता है, तो एफ एक्स है ना, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स ही हाथ आ जाएगा, क्योंकि एक्स जो भाई इसने अपना मान दे दिया एक्स, अब एक्स को इसमें डालेंगे, एफ एक्स कितना देता है, एक्स ही देता है, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, एफ ही आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। एफ ऑपरेशन जी एक्स, एफ का जी के साथ कराते हैं, एफ का ऑपरेशन कराते हैं जी के साथ, तो एफ जी एक्स क्या बना देता है मेरा, 1 - एक्स। 1 - एक्स को मैंने वापस इसमें डालेंगे तो एक्स की जगह 1 - एक्स ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 - एक्स, ठीक है। तो 1 - एक्स यानी कि एफ को जी से कराएंगे तो जी आ गया। अब यहाँ पे मैं जी को करवा के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, जी ऑपरेशन एफ एक्स कैसे बनता है, जी ऑपरेशन एफ एक्स कैसे बनता है। जी को अगर मैं एफ के साथ कराता हूँ, यानी कि पहले एफ एक्स बनाएगा, तो एफ एक्स अपना आंसर दे देता है एक्स। अब ये एक्स जी के लिए चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - एक्स, यानी कि जी ही आ गया। जी को एफ से कराएंगे तो जी आ गया। अब जी को जी से कराओ, तो यहाँ पे देख लीजिए, जी ऑपरेशन जी एक्स, जी ऑपरेशन जी एक्स कैसे होता है, जी ने क्या किया अपना, ये जी ने 1 - एक्स बना दिया। अब ये 1 - एक्स फिर से जी के पास जाएगा, तो जहां जहां आपका क्या है, एक्स है, वहां ये वैल्यू चली जाएगी, तो 1 - एक्स, तो ये 1 - 1 प्लस एक्स, तो ये कितना बच जाएगा, एक्स ही आ गया ना। तो यहाँ पे मेरा फिर से कितना आ गया, एफ। तो पहली बात, अब इसे ध्यान से देखिए, क्या ये संयुक्त फलन संक्रिया है, बिल्कुल है। द्विचर संक्रिया तो है ही। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप इस पे नोटिस करते हैं, तो द्विचर संक्रिया तो है, पहले पॉइंट है, द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, पहली चीज द्विचर संक्रिया है, ये हमारे पास में एक द्विचर संक्रिया है। दूसरा पॉइंट आता है भाई, कंपोजिट फंक्शन हमेशा क्या होता है, संयुक्त फलन, ठीक है। हमारा जो आपका संयुक्त फलन है वो हमेशा क्या होता है, आपका सहचारी होता है। तो संयुक्त फलन सदैव सहचारी होता है, ये भी लिख लेते हैं, संयुक्त फलन सदैव सहचारी होता है, संयुक्त फलन सदैव सहचारी होता है, संयुक्त फलन सदैव सहचारी होता है, संयुक्त फलन सदैव सहचारी होता है। दूसरा पॉइंट, संयुक्त फलन सदैव सहचारी होता है। तीसरा आता है तत्समक अवयव। अब इस कॉलम से वापस ये कॉलम आ जाए
तो एफ और जी सेम आ रहा है, तो इसका तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव एफ है, तत्समक अवयव एफ है। अब प्रतिलोम अवयव जहां जहां तत्समक अवयव आ रहा है, तो तत्समक अवयव यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो सीधी सी बात है एफ इसकी वजह से आ रहा है ना, तो एफ का अब इसमें लिख लेते हैं, एफ का तत्समक अवयव, एफ का या प्रतिलोम अवयव लिख लेते हैं, सॉरी प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अवयव, तो बेटा प्रतिलोम अवयव कितना हो जाएगा, प्रतिलोम अवयव यानी कि इनवर्स एलिमेंट, तो प्रतिलोम अवयव एफ का तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, है ना, एफ आ जाएगा, और जी का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ये हमारे प्रतिलोम आ गए, और ये क्रम विनिमय भी है, क्योंकि 5 कोटि तक की जितनी भी होती है प्रत्येक, और चाहे वो कैसे ही लिख लो, 5वां पॉइंट आता है, ठीक है, क्रम विनिमयता विद्यमान है, सीधे ही लिख देता हूँ, क्योंकि हर एक कॉलम, पहला कॉलम पहली पंक्ति के बराबर, दूसरा कॉलम दूसरी पंक्ति के बराबर, तो सीधी सी बात है, तो क्रम विनिमयता है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो ये हमारे पास में क्या, एक ओबेलियन ग्रुप हो गया, ये हमारे पास में एक ओबेलियन ग्रुप है, तो ये हो गया हमारे पास में एक ओबेलियन ग्रुप, ठीक, ये हमारे पास में एक ओबेलियन ग्रुप हो गया। और लिखते हैं इसके अंदर, और एग्जांपल लेंगे एक आधा, ठीक है, आगे देखिए और आता है इसके अंदर, एक एग्जांपल और लीजिए मेरे साथ साथ, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं कि पावर सेट के लिए, ठीक है, पावर सेट होता है ना सेट थ्योरी में, घात समुच्चय जिसे कहते हैं, तो मेरे पास में एक पावर सेट है, ठीक है, तो पावर सेट एक ऐसा सेट है, और इसके अंदर हमारे को यूनियन का ऑपरेशन करवाना है, तो पावर ऑफ सेट है और इसके अंदर यूनियन का ऑपरेशन करवाना है, ठीक है, द्वितीय संक्रिया कौन सी है, यू है, ठीक है, तो इसको हमें बताना है कि ये द्वितीय संक्रिया यानी कि ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, तो पावर सेट है, पावर सेट है और इसके अंदर यूनियन ऑपरेशन करवाना है, ठीक है, और पी एस जो है ना यहाँ पे घात समुच्चय है, पी एस यहाँ पर एक क्या है, घात समुच्चय यानी कि पावर सेट, ये एक है हमारे पास में घात समुच्चय, घात समुच्चय है यानी कि हो गया पावर सेट, ये हो गया पावर सेट। तो सीधी सी बात है, पावर सेट का मतलब क्या होता है, यूनियन हमारे पास में क्या हो गया, पावर सेट हो गया, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि ये क्या है, ग्रुप है, ग्रुपोइड है, मोनोइड है या ग्रुप है, तो देखते हैं पहली बात, तो पावर सेट है। अब इसको वो बढ़ाने के लिए अपन एक काम करते हैं, वैसे तो हमें पता है कि 5 कोटि तक के तो ना सारे क्रम विनिमय होते हैं, लेकिन क्रम विनिमय से पहले इसे देखे तो सही कि ये ग्रुप बन रहा है, मोनोइड बन रहा है या क्या बन रहा है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं, तो माना पी के अंदर ले लेते हैं 1 2, कोई सेट एस ले लो, ठीक है, कोई भी सेट ले लो, 1 2 ले लो, थोड़ा और भी छोटा सेट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एस, ऐसे ले लेते हैं, एस के अंदर अगर मेरे पास में 1 2 है, तो इसका पावर सेट, पावर सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट, पावर सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एक तरह से सबसेट दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस 2 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट, कि हम इसमें से कितने सबसेट बना सकते हैं, हम इसमें से कितने सबसेट बना सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो पावर सेट का मतलब तो यही होता है, और वैसे 2 की पावर n फॉर्मूला भी याद होगा, 4 आ जाएगा, तो इसके 4 सबसेट बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 ले लिया, तो बेटा इसके पावर सेट क्या क्या बना सकते हैं अपन, एक तो बना सकते हैं 5, 5 तो सभी का सबसेट होता है, एक 1 बना सकते हैं, एक 2 बना सकते हैं, और एक इसमें क्या बना सकते हैं 1 2, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब क्या है, अब हमें चेक करना है कि भाई ये जो बन रहा है, जो इसका एक तरह से ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, या ग्रुपो या ग्रुपोइड बनेगा या मोनोइड बनेगा, इससे यानी कि हमें करना क्या, क्वेश्चन ये था, ये घात समुच्चय है, अब ये ग्रुपोइड है, मोनोइड है या फिर क्या है, ग्रुप है, क्या है ये हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, पावर सेट के अंदर क्या हो जाएगा, अब इसकी फिर से हम एक सारणी बनाते हैं,
सारणी बनाते हैं उससे पता लग जाएगा। तो घात समुच्चय है, पावर सेट है, और हमें यूनियन का ऑपरेशन करना है। यूनियन के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 1, ठीक है, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 1 2, ठीक। यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, फिर 1, फिर 2 हो जाएगा, और फिर 1 2 हो जाएगा, ठीक। अब इनका ऑपरेशन कराते हैं यूनियन। 5 का 5 के साथ में ऑपरेशन कराते हैं तो 5 आता है। ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा 2 आ गया, और ये हमारा आ गया 1 2, तो 1 2, क्लियर। अब 1 का मैं 5 के साथ कराऊंगा तो 5 आ जाएगा, 1 का 1 के साथ कराऊंगा तो 1 आ जाएगा, फिर 1 का 2 के साथ कराएंगे तो 1 2 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। अच्छा जी, फिर देखिए 2 का 5 के साथ कराएंगे तो 2 आ जाएगा, यूनियन करा रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन अगले ने कहा है। ये 1 2 हो गया, ठीक है। 2 का 2 के साथ कराएंगे 2 आ गया, और फिर 2 का 1 2 के साथ कराएंगे तो 1 2 आ गया, ठीक है। फिर अगला देखो, 5 का 1 2 के साथ कराएंगे तो 1 2 आ गया, 1 2 का 1 के साथ कराएंगे तो 1 2 आ गया, और फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो वापस से कितना आ गया, 1 2 आ गया, फिर 1 2 का इसके साथ कराएंगे तो वापस से कितना आ गया, 1 2 आ गया। तो इस तरह से। अब पहली बात, ये द्वितीय संक्रिया है या नहीं है। तो द्वितीय संक्रिया के लिए सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये भाई साहब इसमें हर एक एलिमेंट है ना हमारे समुच्चय में होना चाहिए। तो इसके ना जो समुच्चय के 5 1 2 ये सारे इसमें है ना, इसमें है, इस सारणी की टेबल में है, तो ये द्वितीय संक्रिया तो है, ये हमारी द्वितीय संक्रिया तो है। सीधी सी बात है, द्वितीय संक्रिया। पहला पॉइंट लिखते हैं, ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट आता है द्वितीय संक्रिया तो है, ठीक है। पहला पॉइंट द्वितीय संक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट इसका क्या है, इसका हर एक एलिमेंट क्या है, समुच्चय में विद्यमान है, और समुच्चय में विद्यमान है तो ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय संक्रिया तो है, द्वितीय संक्रिया है। दूसरा अपन क्या करते हैं, सहचारी। यूनियन जो ऑपरेशन होता है वो सदैव सहचारी होता है। यूनियन और इंटरसेक्शन सदैव सहचारी होता है, यानी एसोसिएटिव होता है। अरे भाई यूनियन है, आप एक बात बताइए, ए यूनियन बी करेंगे और फिर यूनियन सी करेंगे, या फिर आप है ना ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यूनियन और इंटरसेक्शन सदैव सहचारी होते हैं, तो ये क्या होता है, सहचारी है, सीधी सी बात है, ये भी सहचारी भी है। दूसरी बात, यहाँ पे ये सदैव सहचारी होता है, चाहे यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो, ये सदैव सहचारी होते हैं। अरे भाई यूनियन इंटरसेक्शन जोड़ और गुणा, यूनियन इंटरसेक्शन प्लस प्लस और मल्टीप्लाई, दे आर ऑलवेज एसोसिएटिव। दूसरी बात आती है ये सदैव सहचारी होते हैं। तीसरा आता है इसके अंदर तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब होता है कि वही जो कॉलम है वो वापस आ जाए। ये कॉलम किसके साथ आ रहा है, बिल्कुल डिटो, तो ये तो किसी के साथ भी नहीं आ रहा। भाई 5 है, 1 आना चाहिए, ठीक है, नहीं आ रहा, तो तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तो सभी के तत्समक अवयव क्या है, विद्यमान नहीं है। अब दिक्कत आ गई, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, तो ये क्या हो गया, विद्यमान सबके होने चाहिए, सेम टू सेम आना चाहिए। एक आधे का तत्समक अवयव विद्यमान है, इससे कुछ नहीं होता है, सभी के तत्समक अवयव विद्यमान होने चाहिए। तो देखो जैसे 5 का 5 तो आ गया, 1 का नहीं है ना, है ना, ये 2 का 2 आ गया, लेकिन 1 2 का 1, ये गड़बड़ कर गया ना, तो इस वजह से तत्समक अवयव यहाँ पे विद्यमान नहीं है। तो कंडीशन कितनी पास हो गई मेरी, पहली कंडीशन पास हो गई, दूसरी पास हो गई। तो पहली पास होते तो ये क्या हो जाता है, ग्रुपोइड हो जाता है, दूसरी पास होते ये सेमी ग्रुप हो जाता है। अरे ये सुनो, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ठीक है। इसके अंदर तत्समक अवयव, तो देखो सेम टू सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। अरे यहाँ पे 5 का 1 के साथ करेंगे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 ही आ जाएगा। फिर तो है भाई, तत्समक अवयव विद्यमान है, तत्समक अवयव विद्यमान है, 5 है, तत्समक अवयव विद्यमान 5 है ना, ठीक है ना। तो भाई तत्समक अवयव भी है, तो प्रतिलोम, प्रतिलोम के लिए हमने क्या देखा था, फिर प्रतिलोम चेक करते हैं भाई, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। फिर प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है इसका तत्समक अवयव है 5, तो 5 कहाँ कहाँ मौजूद है, एक तो ये रहा, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है, तो
इनमें तत्प्रतिलोम यानी कि हर एक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। प्रतिलोम अवयव, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, मोनोइड हो जाएगा। बोलो बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मोनोइड हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, यानी खाली इसका विद्यमान है, 5 का विद्यमान है, बाकी 1 का भी नहीं है, 2 का भी नहीं है, क्योंकि 5 आना चाहिए। परिभाषा से क्या होता है देखो, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा क्या कहती है, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा कहती है कि भाई A क्रॉस B बराबर कितना आना चाहिए, E आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा कहती है A क्रॉस B बराबर E आना चाहिए, तत्समक अवयव, ये हमारा तत्समक अवयव है। ठीक है, तो तत्समक अवयव 5 तो विद्यमान है, तो ये यहाँ है, इसके अंदर तो है ही नहीं भाई। 1 का कोई भी हमारे पास में 5 नहीं आ रहा ना, तो 1 का भी प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, 2 का भी नहीं है, और 1 2 का भी नहीं है, तो इनके हमारे पास में प्रतिलोम अवयव ही विद्यमान नहीं है। तो जब हमारे पास में प्रतिलोम अवयव ही विद्यमान नहीं है, एक का है लेकिन सभी के होने चाहिए, तो ये हमारे पास में ग्रुप नहीं है, ये हमारे पास में क्या बन गया, मोनोइड। ठीक है बेटा, तो ये हमने द्वितीय संक्रियाओं को पूरा कर लिया आज, और इसके कुछ उदाहरण लेंगे और बाद में इसके आगे का पार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा, एक एक चीज आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, तो बाकी की चीजें अपन कल देखते हैं, आ गया होगा सभी के समझ में। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।